Our next topic, cardiac dysrhythmia depend on the anatomical reason. Cardiac arrhythmias on anatomical reason of heart. सबसे पहली बात करेंगे साइनस एरिथमिया, दूसरे नंबर पे एट्रियल एरिथमिया, नेक्स्ट नंबर पे जंक्शनल एरिथमिया, and 4 ventricular arrhythmia. साइनस एरिथमिया की अगर अपन बात करें, साइनस एरिथमिया क्या है? साइनस एरिथमिया का मतलब है व्हेन द एबनॉर्मल रिदम इज कॉज्ड बाय द डिसफंक्शनल और in the electrical impulses in SA node. अगर आपसे बात करें एट्रियल अरिथमिया क्या है? when the electrical impulses transmission or abnormal rhythm are caused by atrial connective tissues. अगर आपसे पूछे जंक्शनल अरिथमिया क्या है तो आप बोलेंगे when the abnormal rhythm is caused by the AV nodal activity. और फाइनली अगर पूछे आपसे कि what is the meaning of ventricular arrhythmia, then when the abnormal rhythm is caused by the ventricle connective tissue. देखिए सबसे पहले मैं इसके डिक्टेशन लिख देता हूं, ये क्या क्या है जो मैंने बोला आपको. साइनस एरिथमिया क्या है? when abnormal rhythm is caused by ऐसे नोड एक्टिविटी, ऐसे नोड में एक्टिविटी के कारण से यदि एबनॉर्मल रिदम देखने को मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे? साइनस एरिथमिया. एट्रियल क्या है? when abnormal rhythm is caused by atrial connective tissue. एट्रियल कनेक्टिव टिश्यू में कोई डिस्टरबेंसेस के कारण से यदि एबनॉर्मल रिदम पैदा हो रही है तो एट्रियल एरिथमिया कंडीशन में आए, काउंट करेंगे इसको. जंक्शनल एरिथमिया, इसका सेकंड नेम क्या होता है? इसका सेकंड नेम होता है नोड्यूलर एरिथमिया. नोड्यूलर एरिथमिया. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एबनॉर्मल रिदम is caused by AV nodal activity. इसलिए इसे आप बोलते हैं नोड्यूलर एरिथमिया या फिर जंक्शनल एरिथमिया. एंड फाइनली वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्या है? व्हेन abnormal rhythm is caused by ventricular connective tissue. वेंट्रिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होने के कारण से एब्नॉर्मल रिदम पैदा हो, वेंट्रिकुलर एरिथमिया काउंट करेंगे. देखिए इस प्रकार से अपन ने आपको हार्ट के डायग्राम को शो किया था और यहां पे अपन ने इस प्रकार से
ये ऊपर की तरफ अपने पास में थे लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके पास में था ऐसे नोड, यहां पर ये अपने पास में आया एवी नोड, और ये जो है ये है कनेक्टिव टिश्यू। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको क्लियर कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू इज एक्ट एज ए इंसुलेटर and which are responsible for the making a communication between the atrium and the ventricles, and here are our AV node। अब एनाटॉमिकल रीजन पे, एनाटॉमिकल रीजन पर अपन एनाटॉमिकल रीजन ऑफ हार्ट के ऊपर अगर अपन रिदम को, एरिथमिया को चेक करने की कोशिश करें, एरिथमियास को चेक करें, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए ये ऐसे नोडल एक्टिविटीज के कारण से क्या होगा, ऐसे नोडल एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस होने के कारण से पैदा होगा साइनस अरिथमिया, साइनस अरिथमियास। बिल्कुल क्लियर टॉपिक। ऐसे नोडल एक्टिविटीज में डिस्टरबेंसेस के कारण से जो अरिथमिया पैदा होगा, साइनस अरिथमिया। अब आपके पास में ये एट्रियम, एट्रियल कनेक्टिव टिश्यूज में डिस्टरबेंसेस के कारण पैदा होगा एट्रियल अरिथमिया, एट्रियल अरिथमिया। ये देखिएगा एवी नोडल एक्टिविटीज के कारण पैदा होगा जंक्शनल अरिथमिया, जंक्शनल अरिथमियास, और वेंट्रिकल्स के कारण पैदा होगा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। आप देखिएगा गौर से, यहां पर अगर अपन बात करें कि सारी टर्म क्लियर हो गई, एक टर्म रह गई सुप्रा वेंट्रिकुलर, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। क्या है सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया? कुछ भी नहीं है सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर, सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर। ये रहा वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स के ऊपर कौन कौन से हो रहे हैं आपके सामने क्लियर है। इट मीन्स दे ऑल आर कंबाइनली कॉल्ड सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? कैसे हुई समझ लीजिए। एनाटॉमिकल रीजन पे अपन ने साइनस अरिथमिया देखा, एट्रियल अरिथमिया देखा, जंक्शनल अरिथमिया देखा और वेंट्रिकुलर अरिथमिया देखा। अब आपसे पूछा कि सुप्रा वेंट्रिकुलर एक टर्म और रहती है, आपने सोचा अब ये क्या होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर। अब वेंट्रिकल्स के ऊपर ऐसे नोड भी आ रहा है, एट्रियम भी आ रहा है एंड एवी नोड भी आ रहा है, तो इसका मतलब साइनस अरिथमिया एंड एट्रियल अरिथमिया एंड एवी नोडल अरिथमिया, जिसे हम बोलते हैं जंक्शनल अरिथमिया या नोडुलर अरिथमिया, भी से अपन इसे काउंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे है आपके पास में क्लासिकल एग्जांपल साइनस अरिथमिया, साइनस एरिथमिया। इसके एग्जांपल मैंने आपको क्लियर कर रखा है। फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया, फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे, बी नंबर पे, ये अब अपन क्या बता रहे हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लूटर एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशंस, ये सब पढ़े होंगे आपने हार्ट ब्लॉक्स। ये सारे के सारे ईसीजी से आपने रट रखी होंगी, कभी भूल जाता है कभी कंफ्यूज हो जाता है। क्लासिफिकेशन करके देखो आराम से इसको। मैंने यहां पर आपको
एरिथमिया को एनाटॉमिकल रीजन ऑफ हार्ट के ऊपर क्लासिफाइड करके आराम से समझाया कि ऐसे नोडल एरिथमिया होगा या साइनस एरिथमिया होगा, एट्रियल एरिथमिया होगा, जंक्शनल एरिथमिया होगा एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा। साइनस एरिथमिया किसे बोला? जिसके अंदर ऐसे नोडल एक्टिविटीज में डिस्टरबेंस के कारण एब्नॉर्मल रिदम पैदा हो रही है, उसे अपन बोला साइनस एरिथमिया। और साइनस एरिथमिया के अंदर अपन ने फर्स्ट क्या काउंट किया? फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। सेकंड नंबर में अपन काउंट कर रहे हैं साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ये तीनों किस में काउंट करेंगे? साइनस एरिथमियास में के अंदर काउंट करेंगे हम। नेक्स्ट नंबर पे है आपके सामने एट्रियल एरिथमिया। एट्रियल एरिथमिया में क्या काउंट करेंगे आप? आपको अच्छी तरीके से पता है इसका, तो आपके दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी क्लियर हो ही चुकी होगी। एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपके पास में दो क्लियर हो गए। थर्ड नंबर पे अगर अपन देखें वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में क्या देखेंगे आप? तुरंत आएगा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वीटी मतलब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया। वीएफ मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब आपके सामने सारे के सारे जो आप पढ़ते होंगे, ये सारे इसी चीज रटते होंगे, सारे नाम क्लियर हो गए। अब आपके कुछ स्टूडेंट 90% के तो क्लियर हो गए कि हाँ ये चीजें अपन ने अब समझनी है। अब भी 10% रह गए स्टूडेंट, उनके दिमाग में एक और सर एक चीज और है, हार्ट ब्लॉक और है सर, कुछ ना कुछ हार्ट ब्लॉक और होता है। ये हार्ट ब्लॉक क्या है? ये हार्ट ब्लॉक है जंक्शनल, जंक्शनल या फिर नोड्यूलर, जंक्शनल और नोड्यूलर अरिथमिया के टाइप में आता है हार्ट ब्लॉक या नोड्यूलर ब्लॉक या जंक्शनल ब्लॉक। और ये कितने होते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। अब आपके सामने जहां तक मैं समझ सकता हूं पिक्चर क्लियर हो रही होगी। दोबारा से देखिए एक बार। यह आपके सामने मैंने एनाटॉमिकल रीजन के ऊपर हार्ट में एरिथमिया पैदा करके दिखाए। साइनस एरिथमिया के अंदर मैंने कौन कौन से बताए? फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया? एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन हार्ट रेट का इंक्रीज होना, एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन हार्ट रेट का डिक्रीज होना। क्यों? क्योंकि जो अपनी वेगस नर्व है वह ऐसे नोड से अटैच्ड होता है, और इस टाइम पर जैसे ही क्लाइंट इंस्पिरेशन करता है वेगस नर्व इनहिबिट होती है, और इनहिबिट होगी तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। और जब क्लाइंट एक्सपिरेट करता है तो वेगोटॉनिक इफेक्ट होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जिसके कारण से हार्ट रेट डिक्रीज होती है। इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया। फिजियोलॉजिकल साइनस एरिथमिया मींस कॉज्ड बाय द रेस्पिरेशन साइकिल, हार्ट रेट का चेंज होना।
एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन हार्ट रेट इंक्रीज होगा और एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन हार्ट रेट डिक्रीज होगा, इसे बोलेंगे अपन फिजियोलॉजिकल साइनस अरिथमिया। साइनस टैकिकार्डिया मीन्स when the heart rate are just above the 100 beats per minute, sinus tachycardia. Sinus bradycardia means when the heart rate are just below the 60 beats per minute are condition called sinus bradycardia. Sinus क्यों बोला? Because it will be related with the sinoatrial, ऐसे नोड से संबंधित है। अब अपन ने यहां पर देखा साइनस एरिथमिया के बाद में एट्रियल एरिथमिया, यहां पर आपने डिस्कस किया एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर कंडीशन। जंक्शनल एरिथमिया के अंदर आप डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये जो आप पढ़ते हैं वो होता है जंक्शनल, मतलब एवी नोड्यूलर एक्टिविटी से संबंधित होते हैं हार्ट ब्लॉक। एंड फाइनली ऑल ऑफ योर नोज वेल के वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन आर रिलेटेड विद द वेंट्रिकल्स एरिथमिया कंडीशन। अब स्टेप बाय स्टेप शुरू। अब अगर अपन देखें सबसे पहले नॉर्मल, अगर अपन ईसीजी को ड्रॉ करें, ये अपनी पी वेव हो गई, दिस वन आर पी आर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट एंड देन टी वेव। ये अपने पास में आ गई नॉर्मल ईसीजी। यहां पर मैं डिक्टेशन दे देता हूं, this one are P, Q, R, S, T, this one are ST segment, this one are PR segment. Why the PR segment are called? Because Q are not definitely seen in every ECG, then we are says PR segment. अब हम बात करते हैं एक क्लाइंट की, सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये अपन ने यहां पर इस प्रकार से, ये मैं नॉर्मल ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूं, पी वेव, पी आर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, टी वेव, देन पी वेव, PR segment, U wave, T wave, sorry, again इस प्रकार से अपन ने ये नॉर्मल ईसीजी को ड्रॉ करने की कोशिश की। अब आप इसके अंदर डेविएशन देखने की कोशिश करें, ये हो गई P, अगेन ये हो गई P, ये अगेन P, P, P एंड फर्दर P। नेक्स्ट अगर ईसीजी के अंदर आपको गौर से समझिएगा इस वाली बात को, आप इस कंडीशन में देखिए एक बार,
यहां पर अपन देखेंगे दिस वन आर पी वेव, 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 दिस वन आर पी वेव। आप नॉर्मल समझिए, बाकी यहां पर कंसेप्ट को देखिए। एवरी पी वेव फॉलोड बाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट बात एवरी पी वेव फॉलोड बाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, हर पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रही है। अब नॉर्मल ये है आपके सामने नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल क्लाइंट की। अब नॉर्मल ईसीजी कितने ब्लॉक्स पे आ रही है देखिएगा एक बार आप, ये आपके पास में नॉर्मल ईसीजी की ग्राफिंग है। ये एक मींस पर्टिकुलर टाइम के अंदर पी वेव की संख्या कितनी है नॉर्मल क्लाइंट के अंदर। देखिए नॉर्मल क्लाइंट में पी वेव की संख्या कितनी है, नॉर्मली ए टाइम सेगमेंट के अंदर पी वेव की संख्या काउंटिंग कितनी है, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर पे इस जो दूसरी ईसीजी बनाई है मैंने, इसमें पी वेव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर पी वेव की संख्या कितनी हो गई, 9। एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन है ये किसको इंडिकेट करेगी, ये कंडीशन इंडिकेट करेगी साइनस टैकीकार्डिया को इंडिकेट करेगी। साइनस टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया के अंदर हार्ट रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है, 100 बीट्स पर मिनट से अबव हो रही है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली पी वेव ओरिजिनेट होगी। और जो R टू R जो गैप था, R से R का जो गैप था, नॉर्मली R से R का गैप जो था वो घट गया है, ये रहा R टू R। इसका मतलब साइनस टैकीकार्डिया कंडीशन के अंदर R टू R जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है। ये बात आपको ईसीजी के ऊपर समझ में आ रही है, क्लियर कट। यहां पर जो नॉर्मल पी वेव है वो 5 है। सेकंड जो ईसीजी है, जो ये सेकंड ईसीजी है, इसके अंदर पी वेव कितनी है, 9 है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इट मींस कि जो सेकंड कंडीशन पे ये जो ईसीजी बनी है, ड्रॉप हुआ है, इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने बोला साइनस टैकीकार्डिया ईसीजी। साइनस टैकीकार्डिया ईसीजी। और इसको क्या बोला, नॉर्मल ईसीजी। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, नॉर्मल ईसीजी से कंपैरिजन कर रहे हैं। Next we are discussing about next, ये देखिए आप, अब देखिए नेक्स्ट जो ईसीजी के अंदर अपन ने क्या बताने की कोशिश करी, ये क्या है पी वेव, ये क्या है पी वेव, ये क्या है पी वेव, ये क्या है पी वेव। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए पी वेव, 5 होनी चाहिए। अगर सेकंड ईसीजी के अंदर साइनस टैकीकार्डिया में कितनी हो रही है, 9 हो रही है पी। इसके अंदर कितनी हो रही है, इसके अंदर हो रही है 1 2 3 और 4। मतलब पी वेव की संख्या क्या हो गई, पी वेव की संख्या हो गई 4। लेकिन शर्त क्या रही, पी वेव, एवरी पी वेव आर फॉलोड बाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एवरी पी वेव आर फॉलोड बाई द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और पी वेव की संख्या कम हो गई, इसका मतलब यहां पर क्या कंडीशन आ रही है आपके पास में, साइनस ब्रेडिकार्डिया कंडीशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट कितने से कम गई, 60 बीट्स पर मिनट से कम गई। तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है, साइनस ब्रेडिकार्डिया को। हियर यू आर क्लियरली सीन के R टू R जो गैप है वह बढ़ चुका है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया में R टू R गैप क्या होता है, इंक्रीज्ड हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है। और साइनस टैकीकार्डिया में R टू R गैप क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ईसीजी को चेक करने की कोशिश करिए एक बार आप।
देखिए यहां पर क्या हुआ, इस कंडीशन में एक तरफ तो आपके पास में साइनस टैकिकार्डिया हुआ और एक तरफ आपके सामने साइनस ब्रेडिकार्डिया हुआ। ऐसे नोड एक बार तो कंडक्शंस को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर भेज रहा था और एक बार 60 बीट्स पर मिनट से भी कम भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब एक तरफ तो टैकी हो रहा था और एक तरफ ब्रेडी हो रहा था, साइनस के अंदर हो रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, साइनस टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। साइनस टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। साइनस टैकी ब्रेडी सिंड्रोम का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल था अनसर्टेन, पहले तो हार्ट रेट बढ़ेगी एंड देन उसके बाद में अपने आप ही ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। एक बार टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होगी एंड ऑन ईसीजी पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से ईसीजी सीखने को निकलेगी। शर्त सेम रही, एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और इसी को बोलेंगे आप सिक्स साइनस सिंड्रोम। दूसरा नाम क्या है इसका, सिक्स साइनस सिंड्रोम, SICK, सिक्स साइनस सिंड्रोम। दोबारा से देखते हैं साइनस के पैटर्न्स को। देखिए सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी को देखा, एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है पर्टिकुलर टाइम के अंदर ईसीजी नंबर रहे 5। अगर साइनस टैकीकार्डिया को इंडिकेट करें तो पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन number of P wave are increased caused by the heart rate are increased just above the 100 beats per minute. The number of P wave are second ECG pattern are number of 9. It means जब P wave ज्यादा बन रही है इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ रही है, तो इस कंडीशन क्या बोला, साइनस टैकीकार्डिया। नेक्स्ट नंबर पे आपने देखा साइनस ब्रेडिकार्डिया कंडीशन। साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर एवरी P wave आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर ब्रेडिकार्डिया और हार्ट रेट घट रही है तो एवरी P wave आर ओरिजिनेट आफ्टर सम टाइम्स। और यहां पर आपने देखा कि नंबर ऑफ पी वेव घट करके 4 रह गए। नॉर्मल में 5 थे, टैकी के अंदर 9 हो गए और ब्रेडी के अंदर 4 हो गए। अब आपने यहां पर क्या देखा कि एक संग में देखी साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर R2R गैप क्या हो गया, बढ़ गया, और साइनस टैकीकार्डिया के अंदर R2R गैप क्या हो गया, घट गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पी वेव अर्ली ओरिजिनेट हो गई, इसके अंदर डिलेड ओरिजिनेट हो रही है। नेक्स्ट नंबर पे टैकी और ब्रेडी दोनों को एक साथ लगा दो, एक बार प्रॉक्सिमली हार्ट रेट बढ़ी और एक बार प्रॉक्सिमली हार्ट रेट घटने लगी, टैकी ब्रेडी सिंड्रोम कहलाएगा। साइनस से संबंधित है, ऐसे नोडल एक्टिविटी से संबंध है, तो साइनस टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम क्या बोला आपने, इसका दूसरा नाम बोला सिक्स साइनस सिंड्रोम। नेक्स्ट नंबर पे एट्रियल की देखें, एट्रियल अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न। एट्रियल एबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट है एट्रियल टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। सेकंड नंबर पर है एट्रियल फ्लूटर एंड थर्ड नंबर पर है एट्रियल फिब्रिलेशन। डेफिनेशन क्या रखी थी अपन ने एट्रियल डिसरिथमिया की या अरिथमिया की, when the abnormal rhythm is caused by the disturbances in the atrial connective tissue। यहां पर अपन ने बोला एट्रियल टैकीकार्डिया कंडीशन में क्या होगा, there are multiple P wave, there are multiple P wave, बहुत सारी P wave होंगी। अब आप देखिएगा कैसे बना रहे हो, P wave है, ये रही P wave, ये रही P wave, ये रही P wave। क्लियरली सीन हो रही है आपको, P wave है, मल्टीपल P wave है। देयर आर मल्टीपल P wave, फर्स्ट बात।
caused by increases the atrial depolarization. डीपोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है एट्रियम के अंदर, रेट क्या रहेगा, एवरेज 100 to 150 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर डेफिनेट पी वेव देखने को मिलेगी, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर डेफिनेट पी वेव के संग में मल्टीपल पी वेव देखने को मिलेगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले। ये चीज आपको ढंग से समझ लेनी है, और इस कंडीशन को आप बोलेंगे एट्रियल टैकिकार्डिया कंडीशन। नाउ एट्रियल फ्लूटर कंडीशन। एट्रियल फ्लूटर के अंदर नो डेफिनेट पी वेव, नो डेफिनेट पी वेव, देयर आर, गौर से सुनिएगा, शार्प टीथ लाइक पैटर्न वेव, sharp teeth like pattern wave are called F wave, F wave। अब आप देखिएगा ईसीजी, क्लियर हुई बात। ये जो शार्प टीथ लाइक जो पैटर्न आ रहे हैं, ये शार्प टीथ लाइक जो पैटर्न आ रहे हैं, दे आर नॉट कॉल्ड पी वेव, दे आर कॉल्ड एफ वेव। एफ मीन्स फ्लूटर, एफ मीन्स फ्लूटर। तो आपने यहां पर क्या बोला कि जो ये ईसीजी पैटर्न है, इसको आप क्या बोलेंगे, मल्टीपल एफ वेव शार्प टीथ लाइक अपीयरेंस आर कॉल्ड एट्रियल फ्लूटर। एंड फाइनली अगर अपन बात करें एट्रियल फिब्रिलेशन की, एट्रियल फिब्रिलेशन, क्लियर आप समझिए इसके वर्ड को, देयर आर नो डेफिनेट पी वेव, नो डेफिनेट पी वेव है, कोई भी पी वेव नहीं है, स्मॉल फ्लक्चुएशंस seen on ECG before QRS। ये देखिए क्या है इसकी ECG का पैटर्न, सिंपल, ये स्मॉल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। देखिए स्मॉल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, नो डेफिनेट पी वेव, ये स्मॉल फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, नो डेफिनेट पी वेव। क्लियर। ये जो है ये स्मॉल फ्लक्चुएशंस दो देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल फ्लक्चुएशंस देखने को आपको मिल रहे हैं, इनको आप क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आप स्मॉल एफ। क्या बोल रहे हैं, स्मॉल एफ वेव या सेल वेव। यहां पर आपने फ्लूटर में कैपिटल एफ बोला था और फिब्रिलेशन में स्मॉल एफ बोला, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा अब एकदम। वह एट्रियल टैकिकार्डिया कंडीशन में मल्टीपल पी वेव आर सीन जस्ट बिफोर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस कंडीशन आर कॉल्ड एट्रियल टैकिकार्डिया। नेक्स्ट अगर अपन बोले एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर की पॉइंट क्या रहा, नो डेफिनेट पी वेव, शार्प टीथ लाइक पैटर्न वेव प्रेजेंट होगी, उसे बोलेंगे एफ वेव। और इसकी एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर सॉरी एट्रियल फ्लूटर की हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट कितनी जाएगी, 150 से 250, 150 से 250 एवरेज। नेक्स्ट अगर बात करें अपन एट्रियल फिब्रिलेशन, इसकी कितनी जाएगी, 350 अबव। यहां पर एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार की वेव नहीं दिख रही, उसको आप स्मॉल फ्लक्चुएशन बेसलाइन में अगर ईसीजी पैटर्न को देखें, स्मॉल फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। ये स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं, इस प्रकार से क्या है, स्मॉल फ्लक्चुएशंस है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, इसको आप पी वेव नहीं कह सकते। और ये क्या कंडीशन इंडिकेट करेगी, एट्रियल फिब्रिलेशन को इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें नोड्यूलर और जंक्शनल
नॉड्यूलर और जंक्शनल एरिथमिया। देखिए नॉड्यूलर और जंक्शनल आप बोलेंगे, सिंपल सा पैटर्न याद रखें, इसे आप बोलेंगे एवी नोडल। क्या बोलेंगे आप इसे? एवी नोडल। अब यहां पर पी वेव नॉर्मली आई, पीआर सेगमेंट कुछ टाइम के लिए डिले हुई, एंड देन आफ्टरवर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में निकल गई। सेम एस कंडीशन, ये पी वेव अगेन आई, ये यूजुअली डिले हुई और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के रूप में बाहर निकल गई। ये अगेन पी वेव आई और ये यूजुअल डिले हुई और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आगे निकल गई। क्या बोल रहे हैं अपन? इसे बोल रहे हैं पी वेव एंड इसे क्यूआरएस क्यूआरएस क्यूआरएस, और ये यूजुअल डिले क्या हुआ? पीआर सेगमेंट हुआ। अब आप गौर से समझिएगा, ये आपके पास में एवी नोड है, ये आपके पास में आई पी वेव। यूजुअल डिले होना चाहिए, अनयूजुअल डिले नहीं होना चाहिए। इफ अगर क्लाइंट इज बी टेकिंग द ओवरडोज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिजिटैलिस और डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर ओवरडोज कर जाएगा, तो एवी नोडल कंडक्शन यूजुअली आर स्लो, बट कॉज्ड बाय द ओवरडोज ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एवी कंडक्शन एक्टिविटी आर ऑलमोस्ट ओवर ब्रैडी कंडीशन। मतलब पहले ही कम है, एवी नोडल एक्टिविटीज ऑलरेडी कम है, क्लियर है, ऑलरेडी कम है, इसलिए पीआर सेगमेंट क्लियर आइसोमेट्रिक ईसीजी लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपने ओवरडोज दे दिया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, तो एवी नोडल कंडक्शन और भी कम हो जाएगा, तो जो यूजुअल जो पीआर सेगमेंट है वो और भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निकलेगा जरूर। ये फिर पी वेव आई, अनयूजुअल पीआर सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, ये फिर पी वेव आई, अनयूजुअल पीआर सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आपने क्या देखा? हियर आर पी वेव एंड हियर आर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन अनयूजुअल डिले इन एवी नोड, एवी नोड। क्लियर है बात? नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, अगेन हियर आर पी वेव, अनयूजुअल डिले एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आउट। हियर आर अगेन पी वेव, हियर आर अगेन पी वेव, अनयूजुअल डिले, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आउट। गौर से समझिएगा, पी वेव पी वेव पी वेव, क्यूआरएस क्यूआरएस, देयर क्यूआरएक्स आर समवन मिसिंग, हियर क्यूआरएक्स आर समवन मिसिंग। नेक्स्ट नंबर पे देखें, here are one P wave, here are also P wave, there are also P wave, but no connection. Here are our bundle of hinge, Purkinje fibers and Purkinje cells. देखिए इन डायग्राम्स में आप तीनों में अंतर देखने की कोशिश करिए। ये सबसे पहले नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्लाइंट की बात कर रहे हैं अपन, ये एकदम नॉर्मल है। नॉर्मली एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट बात क्या बोली? एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्लियर, एंड यूजुअली पीआर सेगमेंट आर प्रेजेंट। लेकिन सेकंड कंडीशन के दूसरा चित्र जो बनाया मैंने, इसमें अनयूजुअल डिले हो रहा है। अनयूजुअल क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। और इस अनयूजुअल डिले को अपन ने बोला फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। इसे क्या बोला अपन ने? फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। हर्ट ब्लॉक क्यों बोला? बिकॉज इट इज ए
एवी नोडल अरिथमिया काउंटिंग। ये एवी नोड के अंदर एबनॉर्मल रिदम बिगड़ रही है, यहां पर पीआर सेगमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पीआर सेगमेंट कैसा होगा, बढ़ा हुआ देखने को आएगा। देखिए इसकी ईसीजी पैटर्न को देखें आप एक बार, इसकी ईसीजी पैटर्न कैसा बनेगा, ये आपके सामने पी वेव आई, ठीक है, ये आ गया आपके सामने पीआर सेगमेंट, क्यूआरएस आया, टी आई, फिर आपके सामने फिर पी वेव आई। अब आपने देखा ये दोबारा से ये लंबा गया, ये पीआर सेगमेंट बढ़ गया, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुआ। गौर से समझिएगा, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले अगर आपके पास में गैप बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, दिस ईसीजी पैटर्न आर इंडिकेट द फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हर्ट ब्लॉक। इट मींस यहां पर पीआर सेगमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात। सेकेंड डिग्री देखिए, सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, दिस वन इंडिकेट द सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, हर्ट ब्लॉक। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके सामने every P wave are not followed by the QRS complex, because this P wave are followed by the QRS complex, this P wave are followed by the QRS complex, but this P wave is not followed by the QRS complex. Here the QRS complex are missing, QRS complex are missing. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक की, सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक की क्या होगी, every P wave are not followed by, every P wave are not followed by, are not followed by QRS complex। हर P wave QRS complex को फॉलो नहीं करेगा। ईसीजी पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, दिस वन आर P wave, ठीक है, पीआर सेगमेंट आया, now we are drawing the QRS complex, then ST segment, then T wave, then again P wave, clear, then again P wave. Here are we something missed, here are we something missed, what missed, क्या मिस कर रहे हैं अपन यहां पे, here we missing QRS complex, then it means second degree hurt block। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक इट इज टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक और मोर सीवियर कंडीशन होती है। देखिए ऐसे नोडल एक्टिविटी आई, ये देखिए थर्ड डायग्राम, ऐसे नोडल एक्टिविटीज आई, क्लियर, ऐसे नोडल एक्टिविटीज आ रही है, पी वेव आर सीन, पी वेव आर सीन, बट यहां पर फिनिश हो गया, नो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर कम फ्रॉम द एवी नोड एंड गिवन द इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या करेगा, एक न्यू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करेगा, खुद अपना एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करेगा, जिसके कारण क्यूआरएस बनेगा। देन देयर आर नो कनेक्शन बिटवीन द पी वेव एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात समझ में आई। ऐसे नोड और एट्रियम और एवी नोडल का जो ईसीजी पैटर्न होगा वो अलग होगा, और वेंट्रिकल्स का जो ईसीजी पैटर्न होगा वो अलग होगा। टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ईसीजी पैटर्न होगा। तो यहां पर आपने देखा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की अगर बात करें, नोड्यूलर अरिथमिया में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एवरी पी वेव आर फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बट एवी नोडल जंक्शन पे जो पीआर सेगमेंट है वो बढ़ जाएगा, अनयूजुअल डिले होगा, लेकिन आगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में निकलेगा। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर there are no necessary that every P wave are followed by the QRS complex, some QRS complex are missing। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर every P wave are present but they are not responsible for the ventricular depolarization condition। there are no electrical impulses coming out from the AV nodal junction, and this condition for the maintenance ventricles are originate self
electrical impulses by the Purkinje fiber or the bundle of Winch. And there are three types of heart block: first degree, second degree, third degree heart block. In nodular or the junctional or the heart block, dysarrhythmia.